नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, टॉपिक का नाम है प्रधानमंत्री। क्या नाम है? प्रधानमंत्री। आपको पता है प्रधानमंत्री ही देश का राजनीतिक प्रमुख होता है और वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री के हाथों में ही होती है। और राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का या औपचारिक प्रमुख होता है। ठीक है। इसमें हम विद्यार्थियों पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान कर रखे हैं, यानी कि संविधान में जो उल्लेख कर रखा है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने कुछ आर्टिकल पढ़ना चालू कर दिया था। संविधान में जो प्रावधान कर रखा है ना उसमें, और संविधान का एक अनुच्छेद देखा था सबसे पहले, 74। कौन सा देखा था? 74 देखा था, 74 देखा था। इसमें केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। किसका? केंद्र की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। और इस मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो पीएम होता है। और इस मंत्री परिषद का काम होता है राष्ट्रपति को सलाह देना। क्या काम होता है इसका? राष्ट्रपति को सलाह देना। लेकिन इस मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। फिर हमने अगला आर्टिकल पढ़ना चालू किया था विद्यार्थियों, 75। तो पूरा प्रधानमंत्री से रिलेटेड ही है, चाहे इसमें नियुक्ति की बात हो, चाहे हटाने की बात हो, सारे कार्यकाल की बात हो, सब कुछ किस में लिखा हुआ है? 75 में लिखा हुआ है। लेकिन 75 के हम सब क्लोज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सब क्लोज पढ़ते हैं। सब क्लोज में हमने सबसे पहले देखा था अनुच्छेद 75 क्लोज 1, ये देखा था। और इसमें नियुक्ति वगैरह इनसे रिलेटेड प्रावधान था, जाना। ठीक है, इतना हो गया था अपना। इसके बाद में थोड़ी लिखाया था 75 क्लोज 2, थोड़ी लिखाया था, लिखवा दिया था। 75 क्लोज 2 नहीं लिखवाया होगा जहाँ तक है। केवल 75 1 के अंदर ही लिखा है वो सब कुछ, उस 75 क्लोज 1 के भीतर ही वो जो भी बातें लिखाई ना मैंने आपको। आपने गलती से अगर 75 क्लोज 2 लिख दिया और कार्यकाल के संदर्भ में या हटाने के संदर्भ में, तो वो गलत है, आपने नहीं लिखना उसको। वो केवल पॉइंट है। वो क्या है? केवल पॉइंट, आर्टिकल नहीं है। आर्टिकल जब भी नया आर्टिकल आएगा तो मैं अपना आप आपको लिखवा दूंगा, ध्यान रखना। समझ गया ना? तो अब अगला आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं आपको, और उसका नाम लिखें आप। अभी भी 75 क्लोज 2 मत कर लेना आप। 75 क्लोज 1 क्लोज का अगला आर्टिकल लिखो, अनुच्छेद 75 क्लोज 1 क्लोज का, या ए लिख सकते हैं आप, स्मॉल ए। अब देखो विद्यार्थियों, ये आर्टिकल है ना, 75 क्लोज 1 क्लोज का है, ये मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था। पहली बात तो हम इसमें ये लिखेंगे कि मूल संविधान में नहीं था। तो मूल संविधान में नहीं था तो फिर इसको कब जोड़ा गया? 91वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। कब हुआ था? 2003 में। पहली बात तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है, वो लिख लो। देखो, यह अनुच्छेद यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। यह अनुच्छेद मूल संविधान में नहीं था। इसे 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, जो सॉरी 2003 के तहत जोड़ा गया। 2003 के तहत जोड़ा गया। देखो विद्यार्थियों, इस आर्टिकल में क्या प्रावधान कर रखा है? इसमें जो मंत्री परिषद है ना, उसका आकार निश्चित किया गया। क्या किया गया? आकार निश्चित
किया गया। आकार निश्चित से क्या मतलब है? देखो, जैसे अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा है। राजस्थान में क्या है? विधानसभा है। अब 200 विधायक है। कितने विधायक है राजस्थान में? विधानसभा सीट कितनी? 200, यानी कि 200 विधायक जाते हैं। अब 200 विधायक है, मैं भी मंत्री बनूं, मैं भी मंत्री बनूं, मैं भी मंत्री बनूं, या फिर कई बार गठबंधन की सरकारें बनती है तो दूसरा गठबंधन, दूसरी पार्टी कहेगा हमारे मंत्री होनी चाहिए, दूसरी वाला कहता है हमारे मंत्री होना चाहिए, तो ऐसे करके मंत्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। मंत्रियों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उनको उनका खर्च भी ज़्यादा बढ़ता है। एक विधायक की सैलरी, एक मंत्री की सैलरी, मंत्री को जो पावर होते हैं और एक विधायक को पावर होते हैं, उसमें अंतर होता है। इसी प्रकार सेंटर में अगर हम बात करें तो जो संसद के सदस्य है और संसद के सदस्यों में से किसी को मंत्री बनाते हैं, तो मंत्री को ज्यादा पावर होता है, सदस्यों को ज्यादा पावर होता है? मंत्री को ज्यादा पावर होता है। तो इससे सारे लोग मंत्री बनने की कोशिश करेंगे। तो फिर ऐसे क्या हो रहा था? ये 91वां संविधान संशोधन नहीं आया था, इससे पहले मंत्री ज्यादा बढ़ा दिए जाते थे। मतलब सरकार के जितने ज्यादातर विधायक आते थे तो प्रत्येक को ज्यादातर बनाने की क्या कोशिश की जाती थी? मंत्री बनाने की कोशिश की जाती थी। हर डिपार्टमेंट का किसी न किसी को मंत्री बना दिया जाता था। तो फिर ये तो गड़बड़ हो जाता, फिर मामला सरकार के ऊपर भार ज्यादा बढ़ता था, व्यय ज्यादा होता था। भाई मंत्री का खर्चा भी तो ज्यादा होता है, मंत्री को बजट भी तो आवंटित करना पड़ता है। तो फिर ऐसी स्थिति में संसद में 91वां संविधान संशोधन बिल लेकर आए, और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, और इसमें कहा गया कि मंत्री परिषद का आकार निश्चित होगा। मंत्री परिषद के आकार निश्चित से मतलब है इसमें दोनों के इस ये जो 91वां संविधान संशोधन था, इसमें दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है, संसद में भी और विधानमंडल में भी। संसद में तो ये कहा गया कि संसद में एक तो लोकसभा होती है और एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा की कुल सीटें जैसे माना कि अभी 543 सीटें होती है, ठीक है? ये राउंड फिगर में अगर हम मान ले 550 मान लेते हैं, वैसे मान लेते हैं, मतलब है ना, 550 मानते हैं, तो इसका 15% कितना होगा? तो लोकसभा की कुल सीटों का 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। सेंटर में कितने मंत्री हो सकते हैं? लोकसभा की कुल सीटों का 15% मंत्री हो सकते हैं, अधिकतम। अधिकतम की बात है, कम तो, और कम का कोई प्रावधान नहीं है यहां पर, कम का प्रावधान नहीं किया गया, अधिकतम का प्रावधान कर रखा है। और इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है। लेकिन जब राज्यों के विधानमंडल की बात करते हैं तो राज्यों के विधानमंडल में विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। तो राज्यों के विधानमंडल में कितने मंत्री होंगे? तो उस राज्य की जो विधानसभा है उसका अधिकतम 15%। कितना? 15% होगा विद्यार्थियों। पक्का ही होगी। ठीक है, तो कितना होगा विद्यार्थियों? 15%। राज्यों में मंत्री कितने हो सकते हैं अधिकतम? अपनी जो विधानसभा होती है उसका 15%। और न्यूनतम हो सकते हैं 12 मंत्री। कितने? 12 मंत्री हो सकते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, मेन मंत्री कौन सा होता है राज्य में? मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री न्यूनतम हो सकते हैं। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 15%, उस राज्य की विधानसभा सीटों का 15%। लेकिन सेंटर में ऐसा नहीं है। सेंटर में अधिकतम तो इसके बराबर ही है, अधिकतम तो 15% ही है, लेकिन न्यूनतम का प्रावधान नहीं है वहां पे। सेंटर में ऐसा नहीं है कि 12 मंत्री बना दो आप, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा राज्यों के विधानमंडल में और संसद में थोड़ा सा अंतर है इस संबंध में, है ना, मंत्रियों का जो आकार निश्चित किया गया। लिखिएगा, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत, या फिर इस संविधान संशोधन के तहत भी लिख सकते थे हम, है ना, इस संविधान संशोधन के तहत या इस अनुच्छेद के तहत मंत्रियों का आकार या मंत्री परिषद का आकार निश्चित किया गया। मैंने कहा ना, भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाई है हमने। संघीय शासन व्यवस्था से मतलब है केंद्र में केंद्र के अनुसार शासन संचालित होगा, और राज्यों में राज्य सरकार के अनुसार शासन संचालित होगा। अपने अपने राज्य अपने अपने अनुसार शासन संचालित करेंगे। तो राज्यों का भी खुद का विधानमंडल होता है, राज्यों की खुद की मंत्री परिषद होती कि नहीं होती? इसी प्रकार सेंटर की खुद की भी केंद्रीय मंत्री परिषद होती है। तो इसमें केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसके संबंध में देखें तो लोकसभा की अधिकतम सीट, लोकसभा की सीटों का, कुल सीटों का 15% मंत्री हो सकते हैं। देखिएगा, इसके तहत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्रीय मंत्री
परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सीटों का 15%, लोकसभा की कुल सीटों का 15% हो सकती है। अधिकतम कितने विद्यार्थियों? 15% हो सकती है। कहाँ गायब है? ओके, बैठ जाओ। लिख लिया विद्यार्थियों? ऐसे ही जब 3-4 रिमोट सामने पड़े हुए रहते हैं तो क्या लिखा है? नोट, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या का उल्लेख नहीं है। ऐसे लिखना, न्यूनतम मंत्रियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, राज्यों में तो कर रखा है। न्यूनतम संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। देखो, मैं इसको एक बार और पुनः समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए विद्यार्थियों, 75 क्लोज 1 क्लोज का एक आर्टिकल जोड़ा गया जो कि मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में इसको 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया। और इसको वन लाइनर फैक्ट में अगर हम याद करना चाहे, इसको 91वां संविधान संशोधन 2003, तो इसमें मंत्रि परिषद के आकार को निश्चित किया गया है, चाहे वो केंद्र का मंत्रि परिषद हो, चाहे वो राज्यों का मंत्रि परिषद हो। क्योंकि आपने देखा भारत में संघीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? संघीय शासन व्यवस्था है। और संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र का केंद्र के अनुसार चलता है शासन, और राज्यों का राज्यों के अनुसार चलता है। तो केंद्र में की जो सरकार होती है, एक प्रकार से वहां पे संसद होती है। वहां क्या होता है? संसद होता है। और यहाँ पे क्या होता है? विधानमंडल होता है। विधानसभा में 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। और राज्यपाल इसका क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। संसद में क्या क्या होता है? 2 सदन होता है, निम्न सदन लोकसभा और उच्च सदन राज्यसभा होती है। और राष्ट्रपति क्या होता है? इसका अभिन्न अंग होता है। इतनी बातें तो आप जानते हो, कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं इस बात पर। ओके, तो केंद्र का जो मंत्रि परिषद है, केंद्र का जो मंत्रि परिषद है, या मंत्री में लिख लेता हूं मैं तो केवल, है ना। केंद्र में जो अधिकतम मंत्री है वो कितने होंगे? तो विद्यार्थियों, लोकसभा की कुल सीट कितनी? लोकसभा की कुल सीटों का अधिकतम 15%। कितना होगा? अधिकतम 15%। इसमें न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं। वे न्यूनतम मंत्री कितने होंगे? सेंटर में न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार अगर हम राज्यों में बात करें तो राज्यों में भी मंत्री परिषद होती है। तो राज्यों में जो मंत्री होंगे ना, राज्यों के अपने अपने राज्यों के खुद के मंत्री होते हैं, पूरा मंत्री परिषद होता है। उसमें जो मंत्री परिषद है उसमें अधिकतम उस राज्य की विधानसभा की कुल सीट, विधानसभा की कुल सीट का 15%, कुल सीट का 15%। और न्यूनतम न्यूनतम 12 मंत्री, 12% नहीं है, 12 मंत्री। और इसमें ये जो 12 और 15% लिखा है, इसमें सीएम भी शामिल है। इसमें कौन शामिल है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री भी शामिल है। इसी प्रकार यहां सेंटर में जो आपने अधिकतम 15% मंत्री लिखे हैं, इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। तो दोनों में देखो मोटा अंतर क्या निकला? केवल राज्यों में न्यूनतम मंत्री का प्रावधान है, केंद्र में न्यूनतम मंत्रियों का प्रावधान नहीं है। और ये जो 15% मंत्री होते हैं वो कौन से सदन के कुल सीटों का 15% होते हैं? लोकसभा। ये ध्यान रखना आपको, यहाँ लोकसभा, यहाँ विधानसभा का ध्यान रखना है। अब देखो थोड़ा सा हम देखते हैं,
तो अगर इंडिया में देखें तो 543 पोस्टें हैं। कितनी है टोटल? 543 है वर्तमान में। 543 का 15% निकालोगे तो कितना आएगा? लगभग 80 के आसपास। तो लगभग 80 के आसपास मंत्री बन सकते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री खुद भी शामिल है। और न्यूनतम कितने बन सकते हैं? कोई प्रावधान नहीं कर रखा है। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम राजस्थान देखें तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी विद्यार्थियों? 200 विधानसभा की सीटें, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद तो है ही नहीं है। राजस्थान विधान परिषद नहीं है ना। तो विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। और इस 6 राज्यों में मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है। कुंभा टी, कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनमें ही केवल विधान परिषद। तो यहाँ केवल विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उसका 15% अधिकतम मंत्री होंगे। देखो अगर 100 का निकाले तो 15 और 200 का निकाले 30। तो राजस्थान में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम 30 हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12 मंत्री हो सकते हैं। 12% नहीं है, 12 मंत्री हो सकते हैं, उसमें सीएम भी शामिल है। तो एक तो सीएम हो गया और बाकी 11 दूसरे मंत्री हो जाएंगे। ये तो होगा ना, उसमें सीएम भी शामिल है। इस 12 में ध्यान रखना। तो इस 12 का मतलब एक सीएम और 11, और यहाँ टोटल 30। 30 में 1 + 29 हो जाएगा। अधिकतम है ये। हाँ, समझ गया ना। तो आपको अधिकतम में तो 15% याद रखना है राज्यों में, और न्यूनतम में 12 मंत्री याद रखने हैं, और उसमें सीएम भी शामिल है। और सेंटर में अधिकतम में प्रधानमंत्री सहित लोकसभा की कुल सीटों का 15%, न्यूनतम का कोई प्रावधान नहीं है। समझ गए अब तो? इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता। तो आप लिखिएगा, इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल होता है ना। राज्यों का भी लिखा दूं कि यहीं तुलनात्मक दृष्टि से आपके समझ में आ जाए। हालांकि राज्य की पॉलिटिकल साइंस में लिखाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप नोट डाल के लिख लो। लेकिन ये बात 75 क्लोज 1 क्लोज ए में नहीं है। जो राज्य वाली बात है ना, वो इसमें नहीं है। नोट डाल लो। 91वां संविधान संशोधन के तहत, 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत राज्यों में भी मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया था। आकार निश्चित किया गया था। देखो विद्यार्थियों, जो भूमिका सेंटर में प्रधानमंत्री की होती है, वही भूमिका राज्य में किसकी होती है? सीएम की होती है। जो भूमिका सेंटर में राष्ट्रपति की होती है, वही राज्यों में किसकी होती है? राज्यपाल की होती है। जो भूमिका सेंटर में लोकसभा की होती है, वही भूमिका राज्यों में किसकी होती है? विधानसभा की। जो भूमिका सेंटर में राज्यसभा की होती है, वही भूमिका राज्यों में किसकी होती है? विधान परिषद की होती है। जो भूमिका सेंटर में संसद की होती है, वही भूमिका राज्य में किसकी होती है? विधानमंडल की होती है। ठीक है ना? तो अब लिख लें आप, अधिकतम मंत्री परिषद या अधिकतम मंत्री, इसी में लिख लो, कंटिन्यू में ही, मतलब राज्यों के बारे में लिखा रहा हूं। अधिकतम मंत्री कुल विधानसभा सीटों का 15%, 15%, जिसमें सीएम भी शामिल होता है। जिसमें सीएम भी शामिल होता है। जिसमें सीएम भी शामिल होता है। और न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 12। प्रतिशत नहीं है यहाँ पर, यहाँ 12 ही है ना, 12, जिसमें सीएम भी शामिल है। देखो विद्यार्थियों, आपने अगर मेरे से अनुसूचियां पढ़ी होगी, टोटल अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूची है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से। किससे रिलेटेड है? दल बदल। और दल बदल नामक जो सूची है, 10वें नंबर की जो सूची है, वो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई थी, ध्यान रखना। और उस दल बदल के जो कानून थे, दल बदल का जो प्रावधान था, उसको उसमें और कड़े प्रावधान किए गए थे। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत किया गया था विद्यार्थियों। तो अगला आर्टिकल जो हम लिखेंगे, अभी तक हमने लिखा है आर्टिकल 75,
और 75 के भीतर पढ़ रहे हैं हम 75 क्लोज 1। फिर उसके बाद में एक और आर्टिकल सब आर्टिकल है 75 क्लोज 1 क्लोज ए, या क हिंदी में बोले तो क। अब एक आर्टिकल और लिखेंगे हम, अनुच्छेद 75 क्लोज 1 क्लोज बी। जैसे ए लिख लिया ना आपने, अब क्या आएगा, बी आएगा। चलिए ले लेता हूं, मैं केवल नाम नाम लिख देता हूं, आगे डिटेल समझा दो। अनुच्छेद 75 क्लोज 1 क्लोज बी। बी को हिंदी में ख लिख सकते हैं, ये पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी इसको आपको पता है 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था, तो इसको भी किसी न किसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया होगा। तो विद्यार्थी इसको भी सेम, ये भी मूल संविधान में नहीं था, इसको भी 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत जोड़ा गया था। लिखिए सबसे पहले आप आर्टिकल लिख लो, अनुच्छेद 75 क्लोज 1 क्लोज ख। अब इसके बारे में लिखो, इसे 91वां संविधान संशोधन 91 व संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ये मूल संविधान में नहीं था। भी लिख सकते हो या ख लिख सकते हो ना। कौन से आर्टिकल के, कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है इसको, 91वां संविधान। कई बार पूछा जाता है ये, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। हालांकि मैं पूरे अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं वो अलग मैटर है, वो हम पढ़ते हैं भाग 20 में पढ़ते हैं। संविधान संशोधन किस में है, भाग 20 में है। टोटल भाग कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 22 भाग है। उन 22 भाग में से जो भाग संख्या 20 पढ़ेंगे हम, उस 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान कर रखा है। जैसे भाग 18 में हम आपातकाल के बारे में पढ़ते हैं, भाग 15 में हम निर्वाचन के बारे में पढ़ते हैं, और साथ ही वहीं निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेंगे, सेंटर का निर्वाचन जो आयोग है ना उसके बारे में। और राज्यों का जो निर्वाचन आयोग होता है विद्यार्थी, उसका उल्लेख मिलता है भाग 9 ए और बी में। इसमें मिलता है 9 ए और बी में। चलो क्या लिखा हूँ इसके, मतलब ये जो अमेंडमेंट हुआ था ये दल बदल से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, दल बदल ज्यादा हो रहे थे तो उन पर सख्ताई बरतने के लिए कानून लेकर आए थे, दल बदल। तो माना कि कोई संसद का सदस्य है, कौन है, संसद का सदस्य है, और संसद के सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, सॉरी मंत्री या प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है नहीं जा। माना कि इस संसद के सदस्य, जिसे हम एमपी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एमपी, और एमपी में से तो मिनिस्टर बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, ओके। अब इस एमपी को यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसका मंत्री परिषद का पद बना रहेगा या समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही बात लिखी हुई है किसमें, 75 क्लोज 1 क्लोज बी में, लिखिएगा। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि, इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि किसी भी सदन का, किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद के किसी भी सदन, किसी भी सदन से बोले तो लोकसभा राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर संसद की सदस्यता से, संसद की सदस्यता से अयोग्य
या निर्हर। अयोग्य को क्या बोल सकते हैं? निर्हर। करार दिया जाता है, कर दिया जाता है। करार का मतलब क्या है यहाँ पे? कर दिया जाता है। अयोग्य या निर्हर, करार दिया जाता है। करार का मतलब कर दिया जाता है। तो ऐसा सदस्य यदि मंत्री है, ऐसा सदस्य मंत्री है, तो वह मंत्री पद के लिए भी अयोग्य होगा। देख लिया? कहने का मतलब यह है कि संसद का कोई सदस्य है, संसद का कोई सदस्य, कोई एमपी है, उसे दल बदल के आधार पर, किसके आधार पर? दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया है। और जिस सदस्य को अयोग्य घोषित किया है वही सदस्य अगर मंत्री भी है तो मंत्री के लिए भी क्या होगा? वो अपने आप में अयोग्य ही रहेगा। ध्यान रखना, मंत्री पद के लिए भी क्या है? वो अयोग्य होगा। समझ गए इस बात को? तो इसी के साथ आर्टिकल 75 क्लोज 1 क्लोज बी कंप्लीट हो गया। तो अब तक हमने जो आर्टिकल पढ़े, ये आर्टिकल पढ़े 74, 75, 75 क्लोज 1, 75 क्लोज 1 क्लोज क, 75 क्लोज 1 क्लोज बी, यही पढ़े ना? अब हम पढ़ेंगे 75 क्लोज 2। अब कौन सा आएगा? आएगा कि नहीं आएगा बताओ? पचहत्तर क्लोज 2, अगला आर्टिकल 75 क्लोज 2। इससे डीप तो क्या पूछेगा एग्जामिनर? तो 75 तक ही रह जाएगा। जहां तक वही पूछेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में मिलता है? 75 पूछेगा लास्ट। क्या पूछेगा? 75 पूछेगा। इतना डीप नहीं पूछता, लेकिन जैसे आप आरएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं कई बच्चे, तो फिर इतना डीप बन सकता है। बाकी छोटे मोटे एग्जाम में इतना डीप नहीं बनेगा। तो अनुच्छेद 75 क्लोज 2, देखो इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत, राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत ब्रैकेट में प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखो विद्यार्थियों, 75 क्लोज 2 में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं। यही बात लिखी है आपने। देखो यहां राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि ये पीएम और मंत्रिपरिषद का जब तक लोकसभा में बहुमत है तो राष्ट्रपति की हिम्मत नहीं जो इनको हटा दे। राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, लेकिन जैसे ही ये बहुमत खो देते हैं तो राष्ट्रपति इनको क्या कर सकता है? हटा सकता है। यहाँ अपने आप में राष्ट्रपति को प्रसाद पर्यंत शक्ति प्राप्त नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं होने की स्थिति में प्राप्त हो जाती है। सामान्य परिस्थितियों में नहीं है। सामान्य परिस्थितियों का मतलब जैसे अभी मानना कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो नरेंद्र मोदी जी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, वो अभी नहीं हटा सकती, क्योंकि इनको लोकसभा में क्या प्राप्त है? बहुमत प्राप्त है। अब माना कि इनको लोकसभा में बहुमत प्राप्त ना हो तो फिर ऐसी स्थिति में द्रौपदी मुर्मू इनको हटा सकती है। हालांकि इन्होंने ही द्रौपदी मुर्मू को बनाया है, वो बात एक अलग है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादातर जिनकी सरकार होती है उनका ही राष्ट्रपति बनता है। लेकिन अगर यहाँ परिस्थिति ऐसी हो जाए कि लोकसभा में ये बहुमत खो दे
तो फिर ऐसी स्थिति में इनको हटाया जा सकता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद केंद्र की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। लिखो नोट, यहां इच्छा पर्यंत, यहां राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत ब्रैकेट में प्रसाद पर्यंत का वास्तविक अर्थ, का वास्तविक अर्थ है कि जब तक लोकसभा में, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, जब तक लोकसभा में, जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, तब तक राष्ट्रपति पीएम पब्लिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता, पीएम पब्लिक केंद्रीय मंत्रिपरिषद को हटा नहीं सकता, लेकिन वे लोकसभा में, लेकिन वे लोकसभा में अपना बहुमत खो देते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है, राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। समझ गए विद्यार्थियों? तो ये हो गया आपका अनुच्छेद 75 क्लोज 2। ठीक है, अब अगला जो आर्टिकल लिखेंगे हम, अनुच्छेद 75 क्लोज 3। अगला आर्टिकल लिखो। अनुच्छेद 75 क्लोज 3। देखो विद्यार्थियों, इसमें इस अनुच्छेद में सामूहिक लिखना नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल 75 क्लोज 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। इससे तात्पर्य क्या है कि जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है, ये सामूहिक रूप से, किससे? सामूहिक रूप से जो लोकसभा है उसके प्रति उत्तरदायी होगी, जो कि एक संवैधानिक बाध्यता है, क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख कर रखा है। ये संवैधानिक बाध्यता हुई कि नहीं हुई? संवैधानिक बाध्यता है। और अगर हम देखें विद्यार्थियों, ये जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है, इसमें मंत्री होते हैं कि नहीं होते? और ये मंत्री राष्ट्रपति के प्रति नहीं, व्यक्तिगत रूप से मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं मिलता, केवल व्यवहार में उल्लेख मिलता है इसका। तो ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और लोकसभा विकल्प में ना हो तो संसद, लोकसभा विकल्प में ना हो तो क्या मिलेगा? संसद, और दोनों हो तो लोकसभा। ध्यान रखना, तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद या केंद्र के जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अर्थात आर्टिकल 75 क्लोज 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत का प्रावधान किया गया है। लिखो,
देखो, इस अनुच्छेद में उल्लेख है कि केंद्रीय मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उत्तरदायी होगी, देखिएगा नोट। इस प्रावधान को ही सामूहिक 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 उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। देख लिया? देखो, यह एक संवैधानिक बाध्यता है। भाई, इस बात का संविधान में उल्लेख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? संविधान में उल्लेख मिल रहा है तो कौन से भाग, कौन से आर्टिकल मिल रहा है? 75 क्लोज 3 मिल रहा है, भाग 5 मिल रहा है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है। तो विद्यार्थियों, जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है, ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और व्यवहार में हम देखें, अगर लोकसभा विकल्प में ना हो तो हम किसको मानेंगे? फिर संसद को मानेंगे। और दोनों हो तो लोकसभा को प्रथम वरीयता देंगे। लेकिन ये केंद्रीय जो मंत्री परिषद है, ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन इस बात का उल्लेख संविधान में नहीं मिलता है, ये केवल व्यवहार की बात करते हैं। देखो नोट, केंद्रीय मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। देख लिया? यह प्रावधान व्यावहारिक है, संवैधानिक नहीं। ये प्रावधान कैसा है? व्यावहारिक। मैंने कहा ना, पॉलिटिकल साइंस को दो दृष्टि से पढ़ते हैं हम, अप्लाइड पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। ये प्रावधान व्यावहारिक है, संवैधानिक नहीं। अर्थात ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। कौन सी बात? जो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये संवैधानिक बाध्यता नहीं। व्यवहार में तो बाध्य है, पर संवैधानिक दृष्टि से बाध्यता नहीं है। ये संवैधानिक बाध्यता नहीं है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना संवैधानिक बाध्यता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। हो गया? 75 क्लोज ये हो गया। देखो, 75 क्लोज 4। पचहत्तर क्लोज 4 देखिएगा। इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पब्लिक मंत्रियों की, केंद्र के मंत्री होते हैं ना, मंत्रियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। देख लिया? तो
पहली बात तो अगर शपथ का उल्लेख मिलता है तो पहला पॉइंट तो यही आता है कि इनको शपथ दिलाता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति। और इनकी शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में भी मिलता है। ये गोपनीयता की शपथ लेते हैं। देखिएगा क्या लिखा आपने, इसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों की शपथ का उल्लेख मिलता है। लिखो, इनको शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है विद्यार्थियों? राष्ट्रपति। देखो, इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3 में भी मिलता है। इनकी शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुसूची 3, कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान? 12। मूल संविधान में कितनी थी? 8। हाँ, नवी अनुसूची कब जोड़ी गई बहन जी? नवी अनुसूची कब जोड़ी गई है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। 19 भाई मेरा आपसे सवाल ये है कि अनुसूचियां कितनी? 12। और नवी अनुसूची कब जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? और दूसरी? हाँ, उसके बाद 10वीं। कौन सा संविधान और 11वीं? 92 का मतलब कौन सा संविधान संशोधन था? कभी तो सन बोल रहे हो आप और कभी 76। भाई 11वीं अनुसूची कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन 1992। और 74 के तहत कौन सी जोड़ी गई थी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसका संबंध पंचायत राज से है। और 74वां का किससे है? नगर निकायों से है, अर्बन बॉडी से। बहुत मामला खराब चोरी। चलो, क्या लिखा रहा था मैं तो, चलो कंटिन्यू करते हैं। बोलो, आगे बोलो। हाँ, इसका उल्लेख अनुसूची, जो इनकी शपथ है इसका उल्लेख किस मिलता है? अनुसूची 3 मिलता है। लिखिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। याद रखना, पद और गोपनीयता शब्द। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो, अनुच्छेद 75 क्लोज 5, 4 तो हो गया ना? 75 क्लोज 5। क्लोज 5 देखिएगा, इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्री जो निरंतर 6 माह तक, निरंतर 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, 6 माह तक किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो इस 6 माह की अवधि के समाप्त के बाद ही, इस 6 माह की अवधि समाप्त के साथ ही, समाप्त के साथ ही वह मंत्री नहीं रहेगा। मैंने कहा ना, एक व्यक्ति जिसे मंत्री बना दिया गया है तो उसे
6 माह के भीतर भीतर किसी सदन की क्या ग्रहण करनी होगी, सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह में वो ग्रहण नहीं कर पाया तो फिर ऐसी स्थिति में वो मंत्री भी नहीं रहेगा, यानी कि अयोग्य घोषित हो जाएगा वो। देख लिया, देखो 75 क्लोज 6। पचहत्तर क्लोज 6। देखो इस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। वेतन भत्तों का उल्लेख मिलता है। देख लिया, देखो इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान में नहीं लिखा रखा कितना वेतन मिलेगा इनको, हाँ? इनके वेतन भत्तों का निर्धारण समय समय पे कौन करेगी, संसद। इनके वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। कितनी सैलरी मिलती है एक प्रधानमंत्री को वर्तमान में, है? 1,60,000 तो बेसिक है, ये तो क्या है इनकी बेसिक है, 1,60। और मंत्रियों की 1,00,000, ये बेसिक है। बाकी इनके भत्ते वत्ते जुड़ के बहुत ज़्यादा 2-3 लाख के आसपास पहुंच जाता है मामला। तो आपसे बेसिक बेसिक लिख लो, 1.60 लाख और इनकी 1,00,000, मंत्रियों की कितनी, 1,00,000। और ये आंकड़े चेंज होते रहेंगे, ध्यान रखना ना। विद्यार्थियों आर्टिकल 74 में केंद्र की मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है, और 75 में मंत्री और प्रधानमंत्री इनकी नियुक्तियां हटाना वगैरह, कार्यकाल वगैरह, वेतन भत्ते, सब कुछ, शपथ वगैरह, इनका उल्लेख किस मिलता है, 75 और इसके सब क्लोज जितने भी है उनमें। फिर अगला आर्टिकल आता है 76। कौन सा आता है, मत लिखो, जब मैंने थोड़ी लिखा है, जबरदस्ती जाके लिख रहे हो। 76 में महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। महान्यायवादी एक चैप्टर पूरा ही अलग है, तो उसको अलग पढ़ेंगे हम। फिर अगला आर्टिकल आता है 77। कौन सा आता है, 77। तो लिखो अनुच्छेद 77। आपको पता है हमारे देश के जितने भी कार्य हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तव में उन कार्यों को करता कौन है, प्रधानमंत्री। देखिएगा, देखो संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन, संघीय कार्यपालिका के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। किसके नाम से किया जाता है विद्यार्थियों, राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, तथा राष्ट्रपति के द्वारा ही मंत्रियों को कार्य आवंटन के नियम बनाए जाते हैं। कार्य आवंटन के नियम बनाए जाते हैं। अगला आर्टिकल लिखो विद्यार्थियों, अनुच्छेद 78।
देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुछ मामलों में सूचना देता है, तो उसके यह कर्तव्य है, उसके का उल्लेख है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचना देने के कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का जो निर्वहन करता है उसका उल्लेख किस मिलता है? अनुच्छेद 78 में। हालांकि जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया होगा तब भी आपको 78 के बारे में थोड़ी बहुत बातें लिखाई होगी, लिखिएगा। इस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, यह कर्तव्य होगा, प्रधान क्या लिखा है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा यह बनता है कि वह राष्ट्रपति को सूचना दे। राष्ट्रपति को क्या दे? सूचना दे। ये किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अब चाहे राष्ट्रपति ने सूचना मांगी हो या न मांगी हो, फिर भी सूचना दे। चाहे ये सूचना राष्ट्रपति ने मांगी हो अथवा न मांगी हो। देख लिया? यानी कि सरकार, देखो, सरकार का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो सरकार की जो भी कार्रवाई चल रही है, ये अगर कोई ऐसा मामला जो संसद में लाया जा रहा है या जो भी किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, वो सारी बातें सरकार के द्वारा लिए गए जो भी निर्णय है, वो सारी सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति चाहे उस सूचना को मांगे या ना मांगे, ये कर्तव्य बनता है किसका? प्राइम मिनिस्टर का। और इस बात का उल्लेख किस में कर रखा है? 78 में। अब ये सूचना इसको देना, ये प्रधानमंत्री का जो है संवैधानिक कर्तव्य है। कैसा कर्तव्य है? संवैधानिक कर्तव्य क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि संविधान में इस बात का उल्लेख कर रखा है आर्टिकल 78 में। देखिएगा, ये प्रधानमंत्री का एक संवैधानिक कर्तव्य है। यह प्रधानमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। देख लिया? अब देखो, आपने पढ़ना स्टार्ट किया विद्यार्थी 74 से, 75 हो गया, इसके सब क्लोज हो गए। 73 अलग से हम पढ़ेंगे। महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है, कौन किसका मिलता है इसमें? महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का उल्लेख मिलता है। फिर 77 मैंने आपको लिखा दिया जो भी कार्य किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 78 में लिखा दिया प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि जो भी सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय है, जो भी कार्य करती है सरकार, वो सारी सूचना किसको दे? राष्ट्रपति को दे। चाहे राष्ट्रपति उस सूचना को मांगे या न मांगे, मांगने पर भी और बिना मांगने पर भी देना चाहिए। फिर इसके बाद में 78 हो गया। 78 के बाद में कौन सा आर्टिकल आता है बताओ? 79 से लेकर 122 या 23 तक हम कौन से आर्टिकल पढ़ते हैं? संसद के बारे में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी। और फिर 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा और 148 से 151 तक केग हो जाएगा। तो अभी हम चाहते तो संसद के बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ा सकते थे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ आर्टिकल छोड़ रखे हैं ना। जैसे प्रधानमंत्री को हमने छोड़ रखा है, केंद्र की मंत्रिपरिषद को हमने छोड़ रखा था, महान्यायवादी को छोड़ रखा है। तो पहले इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट फिर 100 आपको तो लगेगा ना, हम तो 122 से डायरेक्ट फिर 47 तक पहुंच जाओगे, 51 तक पहुंच जाओगे, फिर पीछे का पढ़ने में जोर आएगा। तो पहले पीछे के जो भी आर्टिकल बच रहे हैं या जो भी कोई संवैधानिक संस्था है, तो उसके बारे में पहले पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है ना? यहाँ तक हो गया आपका। अब आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री के कार्य, हेडिंग डालो अलग से, प्रधानमंत्री के कार्य ऑब्लिक शक्तियां। प्रधानमंत्री के कार्य ऑब्लिक शक्तियां। देखिएगा, लिखना नहीं है, अभी समझने की कोशिश करो। देखो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री, केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है, केंद्र की क्या होती है? मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के संबंध में भी काम करता है, क्योंकि मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा आपको पता है ये राष्ट्रपति
वास्तविक प्रमुख तो पीएम होता है, लेकिन औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति के संबंध में इसकी कौन सी शक्तियां प्राप्त है, इसको एक वो देखेंगे। इसके अलावा आपको पता है ये संसद के प्रति इसके कौन से कार्य होते हैं, वो कार्य देखेंगे। और एक कार्य देखेंगे अन्य कार्य। कौन से कार्य देखेंगे? अन्य कार्य, विविध कार्य जिसको। तो इन बिंदुओं पर हम चर्चा करने की तरफ जा रहे हैं ना। तो लिखो, प्रधानमंत्री के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य एवं शक्तियां होती है। प्रधानमंत्री अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य पब्लिक शक्तियां होती है। जैसे पहला लिखना, मंत्री परिषद के संबंध में, पहला मंत्री परिषद के संबंध में कार्य ओब्लिक शक्तियां, मतलब मंत्री परिषद के संबंध में कौन सा कार्य करता है। दूसरा, राष्ट्रपति के संबंध में दूसरा कौन सा लिखा है? राष्ट्रपति के संबंध में। और तीसरा, संसद के संबंध में। और चौथा, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य या अन्य या विविध कार्य, जो भी लिखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त की जगह पर आपको अन्य मिल सकता है, विविध मिल सकता है। लिख लिया? तो अब आप एक काम करें, पहला पॉइंट लिखें, एक एक को पढ़ा दो डिटेल से। प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के संबंध में कार्य, प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद के संबंध में कार्य पब्लिक शक्तियां। ये पहला पॉइंट लिखा हमने, ये लिखा ना पहला पॉइंट। देखो, प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अब इसका जो व्यक्ति किसी संस्था, किसी कमेटी का हेड होता है, तो उसके निर्णय सर्वोपरि होते हैं। तो ये क्या होता है विद्यार्थियों? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। एक पॉइंट तो ये लिख सकते हैं इसमें। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, देखो मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उनकी नियुक्ति करने की सिफारिश कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। लिखिएगा, यह मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, इसको नियुक्त तो कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री को तो डायरेक्ट राष्ट्रपति नियुक्त कर देता है। लेकिन जब मंत्रियों को नियुक्त करता है तो पहले प्रधानमंत्री से क्या लेता है? वो सलाह लेता है, ध्यान रखना, उसके बाद ही उनको नियुक्त करता है। तो इसमें आगे नहीं यही बात, मंत्रियों की नियुक्ति करवाते समय राष्ट्रपति को क्या देता है? सिफारिश करता है, सलाह देता है। इसके अलावा किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा? किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा? और माना कि किसी को गृह मंत्री बना दिया, तो कुछ समय बाद में, साल 2 साल बाद में, क्योंकि इनका कार्यकाल सामान्य 5 साल होता है, तो 6 महीने बाद में उसका गृह मंत्री से उसको रक्षा मंत्री बना सकते हैं, विदेश मंत्री बना सकते हैं। यानी कि उसे विभाग देना और विभागों में फेरबदल करना, यह अधिकार किसका है? पीएम का होता है विद्यार्थियों। किसका होता है? पीएम का होता है। तो लिखिएगा, तीसरा पॉइंट लिखो, प्रधानमंत्री के द्वारा ही पीएम लिखा करो,
प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों को विभाग ब्रैकेट में मंत्रालय आवंटित करता है। आवंटित करता है तथा उनके मंत्रालयों में या उनके विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। क्या कर सकता है? फेर बदल भी कर सकता है, मतलब चेंज कर सकता है। देखो विद्यार्थियों, अगर खुद प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है, खुद प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो समस्त मंत्री परिषद का त्याग पत्र समझा जाता है उसको देना। और खुद प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। लेकिन किसी मंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो पोस्ट खाली होती है उसकी जगह किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को मंत्री बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, माना कि कोई मंत्री ज्यादा नाटक कर रहा है तो उस मंत्री को कहता है तू इस पद से क्या दे दे, त्याग पत्र दे दे। क्या कर दे? त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र दे देता तो ठीक है, नहीं तो फिर राष्ट्रपति को कहेगा कि इसको क्या कर दो, आप बर्खास्त कर दो, डिसमिस कर दो। तो इसके देखो दो काम है मुख्य रूप से। मंत्री नहीं, पीएम के द्वारा किसी मंत्री को कहा जा सकता है कि आप क्या दे दो, त्याग पत्र दे दो। वो कहता मैं तो नहीं दूंगा, मुझे तो राष्ट्रपति ने बनाया। तो ये राष्ट्रपति को फोन करेगा कि इसको क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। तो राष्ट्रपति इसको क्या कर देगा, बर्खास्त कर देगा। विद्यार्थी देखिएगा, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। जैसे माना कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये अगर अमित शाह को बोले कि भाई आप क्या करो, त्याग पत्र दे दो, और अमित शाह के नहीं मैं त्याग पत्र नहीं दूंगा, क्योंकि अभी वर्तमान में गृह मंत्री कौन है भारत के, अमित शाह, वो त्याग पत्र नहीं देते हैं, तो फिर वो ये द्रौपदी मुर्मू को फोन करेंगे, फोन से मतलब उनके पास सिफारिश करेंगे कि आप इसको क्या कर दो, बर्खास्त कर दो। और बर्खास्त का ऑर्डर कौन निकालेंगे? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निकालेगी। ध्यान रखना, एक मिनट जचा नहीं, सेंटेंस वापस बोलना। त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है अथवा राष्ट्रपति को उस मंत्री को बर्खास्त करने हेतु सिफारिश कर सकता है। ये सारे कर्तव्य या जो जो कार्य हैं वो किसके बता रहा हूं मैं आपको? प्रधानमंत्री के बता रहा हूं। और किस रिगार्डिंग? मंत्री परिषद के संबंध में, ध्यान रखना। अब देखिएगा, जब भी मंत्री परिषद की बैठक होगी, क्या होगी, बैठक होगी, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा कि नहीं करेगा? अर्थात इस मंत्री परिषद की बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनको ये प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? करेगा। देखिएगा, प्रधानमंत्री ही मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा मंत्री परिषद के निर्णयों को बहुवचन में लिख लेना, निर्णयों को प्रभावित करता है। देखिएगा विद्यार्थियों, माना कि मंत्री परिषद की बैठक होना जरूरी है। किसकी? मंत्री परिषद की बैठक होना जरूरी है। और प्रधानमंत्री किसी कार्य से विदेश में गए हुए हैं। कहाँ गए हुए? विदेश गए हुए। तो ये बीमार हो गए, उस दिन क्या हो गए? बीमार हो गए।
तो उस दिन बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जो लोकसभा वोकसभा ऐसा नहीं चलता है, यहाँ पे अलग मामला है। ये मंत्रिपरिषद है, वो सदन की बात है। वो लोकसभा राज्यसभा वो तो सदन है अपने आप में, उनकी कार्रवाई अलग चलती है। ये तो मंत्रिपरिषद की बैठक तो अलग होती है। इनकी पार्टी कार्यालय में होती है ज्यादातर। कहाँ होती है? पार्टी कार्यालय में होती है, या फिर पहले से इनके ऊपर डिपेंड करता है कौन सी होटल में जाके मीटिंग करेंगे। ठीक है। जैसे अभी आजकल देखा होगा आपने, कई बार राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा कई बार कहते हैं कैबिनेट मीटिंग होगी, तो पहले न्यूज में आने लग जाता ना, आज शाम को 5 बजे राजस्थान के सीएम भजनलाल जी कैबिनेट मीटिंग लेंगे, है ना, जिसमें अहम निर्णय लिए जाएंगे। तो कानून फिर ये निर्णय पहले ले लेते हैं, फिर बाद में जब विधानसभा में जाते हैं तो उस चीज को पारित करवाते हैं वहां से। वो अलग सिस्टम है। तो इसी प्रकार हम सेंटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो भी बैठक होती है इनकी अध्यक्षता पीएम करता है। लेकिन किसी कारणवश यदि पीएम एब्सेंट है तो उस कमेटी में जितने भी सदस्य हैं उनमें जो सीनियर मोस्ट मंत्री होता है, जो मिनिस्टर होता है, वो इसकी अध्यक्षता करता है। नोट डालो। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, जब प्रधानमंत्री एब्सेंट होता है ना, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कोई वरिष्ठ मंत्री करता है, सीनियर सीनियर मोस्ट मिनिस्टर। अब देखो विद्यार्थियों, ये बैठक आयोजित होती है और इस बैठक में निर्णय लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? निर्णय। और कैबिनेट की जब मीटिंग होती है उसमें अगर कोई निर्णय ले लिया ना, तो वो निर्णय सभी मंत्रियों को मानना होगा। किसको मानना होगा? सभी मंत्रियों को मानना होगा। माना कि प्रधानमंत्री ने कह दिया हम ये काम करने वाले हैं, तो उसको सारे मंत्री मानेंगे। अगर कोई मंत्री नहीं मानता है तो फिर उससे कहते हैं भाई तू या तो मान ले, नहीं तो क्या कर ले, त्याग पत्र दे दे। हिंदुस्तान में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। तो यही वाली बात है, जब हमने आपको मंत्री रहना है तो हमने जो निर्णय ले लिया वो आपको मानना पड़ेगा। अगर आप नहीं मानते हैं तो क्या करो, त्याग पत्र दे दो। लिखिए गया, एक नोट और डाल दो। मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय से, मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए निर्णय से यदि कोई मंत्री सहमत नहीं होता है, कोई मंत्री सहमत नहीं होता है, राजा के खिलाफ कौन जाएगा? मंत्री सहमत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उस मंत्री को, कई कहते हैं मैं तो मेरा जमीर बेच के नौकरी नहीं कर सकता, जमीर बेच के मंत्री नहीं रह सकता, तो वो भी खुद का जमीर भी होता है भाई, वो त्याग पत्र दे देगा, ठीक है मैं छोड़ता हूँ ये लोग। जैसे हनुमान बेनीवाल, क्या लिखा है? ऐसी स्थिति में मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल जी के जो भाषण है उनके अनुसार बता रहा हूँ मैं, मतलब उनके भाषणों से मुझे ये लगता है, कभी कभी सुनता हूँ जब मैं फ्री रहता हूँ, ऐसा लगता है विद्यार्थियों, अगर ये जैसे बीजेपी में रहे हैं, ज्यादातर किस में रहे? बीजेपी में रहे। बीजेपी में रहते तो आज इनके पास कोई ना कोई सा अच्छा पद होता, चाहे सेंटर में देख लो चाहे स्टेट में देख लो। अगर लोकसभा के सदस्य के रूप में सेंटर में जाता ही तो इनको लोकसभा में कोई ना कोई मंत्री पद जरूर मिलता। इसी प्रकार यहाँ राज्य में रहते तो राज्य में भी इनको कोई ना कोई सा मंत्री पद जरूर मिलता। मुख्यमंत्री तो नहीं बनाते, लेकिन अन्य जैसे कोई गृह मंत्री हो गया, कोई बड़ा जो वित्त मंत्री वगैरह हो गया, कोई सा मंत्री मान लो, ये किसान नेता है तो किसानों से रिलेटेड कोई मंत्री जो होते हैं वो बना देते हैं इनको। लेकिन इन्होंने तो खुद की पार्टी बना ली, खुद आज़ाद पंछी की तरह घूमते हैं, कुछ भी निर्णय जो कराना होता है वो कराते हैं। और आज राजस्थान को अगर सही वे में चला रहे हैं ना, तो हनुमान बेनीवाल ही है, ध्यान रखना। आपको पता है किसी भी गरीब व्यक्ति की बीजेपी वाले बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे ना। आप किसी की मृत्यु हो जाती है, धरना प्रदर्शन करके पैसा कौन दिलाता है उस गरीब परिवार को? हनुमान बेनीवाल ज्यादातर परिवार को दिला रहा है। तो अभी थोड़ा सा सरकार क्या, मतलब अभी मैंने एक रिपोर्ट भी देखी थी, प्रॉपर आंकड़ा मुझे याद नहीं है, 1638 या 78 कुछ ऐसे लोग हैं उनके पास भारत की 50% जीडीपी है। कितनी? यानी अपन 1700 लोग मान लेते हैं, कितने मान लें राउंड फिगर में? 1700 मान लेते हैं, 2000 मान लो। 2000 लोगों के पास पूरे भारत की आधी संपत्ति है। कितनी?
और बाकी के जो पूरे भारतीय है उनके पास आधी है। तो इसका मतलब जो पूंजी है, जो संसाधन है भारत के, उसमें उसका समान रूप से वितरण नहीं हो रखा, यानी कि उसका केंद्रीयकरण बढ़ गया। बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? सीमित लोगों के पास ही वो सारे अधिकार हो गए। आपको पता है ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, जो भी जानते हैं आप कौन कौन सी, जैसे रिलायंस है, टाटा है वगैरह, कई सारी कंपनियां हैं, तो इनका सब क्षेत्र में इनका अधिकार हो गया, दूसरे लोगों का कोई अधिकार नहीं है। तो जब भी लोकतंत्र में ये सारी चीजें शोभा नहीं देती। आप किसी प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादातर चीज़ें दे दोगे तो फिर वो कंपनियां अपने अनुसार चलाती सिस्टम, और जब चलाएगी तो उसमें आम जो जनता है वो आम जनता परेशान होती है। और एक समय ऐसा आता है कि सब तक जितने भी टाइप के लोग होते हैं वो परेशान होते हैं, चाहे कोई व्यवसायिक हो, शिक्षक हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सब लोग परेशान हैं। जब इतने परेशान हो जाते हैं तो फिर एक कोई ऐसा कारण बनता है जिसे हम तात्कालिक कारण कहते हैं, और उसी के साथ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, क्रांति स्टार्ट हो जाती है। होती कि नहीं होती? तो क्रांति का कारण कोई एक दिन नहीं होता है, क्रांति की पृष्ठभूमि धीरे धीरे तैयार होती है। आने वाले समय में फिर बता रहा हूं मैं आपको, इंडिया में क्रांति होगी, और क्रांति लाने में मुख्य योगदान होगा जो बौद्धिक वर्ग होता है उसका। बौद्धिक वर्ग बोले तो शिक्षक, वकील वगैरह, ये किस में आते हैं? बौद्धिक वर्ग में आते हैं। ये लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, ये हो रहा है आपके साथ, फिर लोग और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। पहले तो वो आपने जीएसटी बढ़ा दी, अब घटा दी, और वस्तुओं को महंगी कर दी। जो पेज पहले माना कि 50 रुपए का आता था, उसको आपने 70 रुपए का कर दिया, और उस पर कह रहे हो जीएसटी घटा दी। तो आपने तो पहले जीएसटी लगाने पर तो हमें 60 का मिल रहा था, कितने का मिल रहा था? 60 का, लेकिन अब बिना जीएसटी हमें 70 का मिल रहा है। तो महंगा हुआ कि नहीं हुआ? क्या घटाया क्या बढ़ाया? हमें पता है आपके पास इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, स्पेशल बैठे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी नॉलेज होगी थोड़ी बहुत, ऐसी बात। तो ये एक धोखा हो रहा है सबके साथ, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। आप तो खुश हो रहे हो, पहले 18 लगती थी, आजकल 12 लगने लगी, पहले 28 लगती थी, आजकल 18 लगने लगी है? तो देख लो, वो वही बात पड़ी ना, फिर घूम फिर के बात वही पड़ी ना। बल्कि ज्यादा महंगा हो गया। चलो जो भी है, देखेंगे, भुगतेंगे। तो क्या लिखा आपने लास्ट, अपन तो इधर पढ़ लेते हैं, जो इनकी मंत्री परिषद से संबंधित शक्तियां कार्य है, क्या लिखा है? लिखो। फिर जैसे माना कि प्रधानमंत्री ने कोई निर्णय ले लिया, 4-5 मंत्री एकत्रित हो गए, तो हम आपके निर्णय को नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री कहता है मान जाओ, वो कहता नहीं मानेंगे। प्रधानमंत्री कहता है हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। इसका मतलब यह है कि वो खुद त्याग पत्र दे देगा। खुद क्या करेगा? त्याग पत्र दे देगा। पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त होगा कि नहीं होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री का त्याग पत्र देना मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद का त्याग पत्र माना जाता है। लिखिएगा, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देकर, प्रधानमंत्री अपने पद से त्याग पत्र देकर संपूर्ण मंत्रिमंडल को या मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करवा सकता है। एक नोट, देखो विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो विद्यार्थियों स्वतः ही पूरा मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर, प्रधानमंत्री के त्याग पत्र देने पर पब्लिक, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर, प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है। विघटित का मतलब समाप्त, स्वतः ही विघटित ब्रैकेट में समाप्त हो जाती है। माना कि विद्यार्थियों पूरी एक मंत्री परिषद है। क्या है? मंत्री परिषद है। इसमें पीएम भी होता है और अन्य मंत्री भी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते अन्य मंत्री? अब ये जो अन्य प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो पूरी मंत्री परिषद का त्याग पत्र समझा जाता है। इसकी मृत्यु होगी अगर, तो
तो भी पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी विद्यार्थियों। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये जो अन्य मंत्री है, इन मंत्री में से किसी मंत्री के त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसकी जो पोस्ट खाली होती है उसको वापस भर लिया जाता है। यह माना कि कोई मंत्री मर गया तो भी मंत्रिपरिषद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मंत्रिपरिषद पूरी समाप्त नहीं होगी, केवल वो मंत्री, ये वो विभाग, वो मंत्रालय का जो मंत्री चेंज करना पड़ेगा बस कर देगा। और वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री, वो उसको विभाग आवंटित कर देगा किसी व्यक्ति को, और उसको नियुक्ति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा। देखिएगा, किसी मंत्री की मृत्यु होने पर, किसी मंत्री की मृत्यु होने पर पब्लिक उसके त्याग पत्र देने पर उसके त्याग पत्र देने पर उस मंत्रालय को प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा पुनः भर दिया जाता है, पुनः भर दिया जाता है। कैसे, मेरी बात सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा जो मंत्री होता है उसी को ही कार्यभार सौंप देते हैं उसका, कभी ये डिपार्टमेंट भी आप कौन देखोगे, आप देखो मंत्री तो ही है, उसने मंत्री के रूप में तो शपथ ले ही रखी है। अब एक मंत्री को दूसरा मंत्रालय भी सौंपा जा सकता है, तो दोबारा उसको शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शपथ तो उसने पहले मंत्री के रूप में ले रखी है। उधर तो वो क्या करेगा, केवल कार्यभार संभालेगा, तो कोई जरूर नहीं कि नया व्यक्ति को नियुक्त करें, ऐसा भी कोई जरूर नहीं। पुराना जो बन रखा है ऑलरेडी उसी को ही, उसके पहले 4 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, अब उसको 5 डिपार्टमेंट दे देंगे, 6 दे देंगे। तो एक मंत्री को एक से अधिक विभाग दिए जा सकते हैं, और कई बार देखा होगा आप लोगों ने। चलो, अब अलग अलग मंत्री होते हैं, एक वित्त मंत्री है, एक गृह मंत्री है, एक रक्षा मंत्री है, और एक कृषि मंत्री है, और भी बहुत कई, एक आपदा मंत्री है, एक जलदाय विभाग मंत्री है, अलग अलग मंत्री है। अब ये सारे मंत्री लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इन सब में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, समन्वय बना रहे, वो काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं, मंत्री और राष्ट्रपतियों के बीच में कड़ी के रूप में भी काम कौन करता है, प्रधानमंत्री काम करता है। तो लिखिएगा, प्रधानमंत्री के द्वारा ही, प्रधानमंत्री के द्वारा ही विभिन्न विभागों, विभिन्न विभागों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब ये है, जितने भी मंत्री होते हैं ना, वो आपस में उनका समन्वय सही बना रहे, ये काम भी कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है, ध्यान रखना। ठीक है, और बाकी देखो धीरे धीरे बहुत सारे काम होते हैं, सारे काम हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, तो प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के संबंध में कार्य और शक्तियां लिख लिया हमने, है ना। एक दो लाइन छोड़ देना कभी कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिल जाए तो आपको तो हम प्रधानमंत्री के कार्य शक्तियां और पढ़ रहे हैं ना। तो एक हो गया कंप्लीट अपना। अब दूसरा पॉइंट लिखें आप, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां ओब्लिक कार्य। देखो विद्यार्थियों, ये बात मैंने बताई थी आपको, पहले बताई थी शायद। जो हमारे मंत्री होते हैं केंद्र के, उन मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। देखिएगा, प्रधानमंत्री
ही राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की मुख्य कड़ी होता है। लिख लिया? देखो, प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है, कर्तव्य दायित्व बात एक ही, दायित्व बनता है कि वह संघ ब्रैकेट में केंद्र के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी कौमा विधायी संबंधी सभी कार्यों की सूचना राष्ट्रपति को दे। ब्रैकेट में मांगने पर ऑब्लिक बिन मांगे, है ना, मांगने पर ऑब्लिक न मांगने पर। और ये बात मैंने आर्टिकल 78 में लिखा दी वैसे आपको। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित की नियुक्ति करते समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति करते समय, देखो आपसे पूछा जाए महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन परामर्श देने का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री देता है। जैसे महान्यायवादी कॉमा लिख सकते हो। केग की नियुक्ति के समय, केग होता है ना, केग, यूपीएससी के अध्यक्ष पब्लिक सदस्यों की नियुक्ति के समय भारत का निर्वाचन आयोग होता है, हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करते समय, एक तो मुख्य आयुक्त होता है और बाकी अन्य आयुक्त होते हैं। तो आयुक्तों की नियुक्ति करते समय, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते समय, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी होती है पूरी, वो सलाह देती है। लेकिन अभी हमने केवल यहाँ लिख लिया प्रधानमंत्री क्या देता है? परामर्श देता है। लिख लिया? तो आपको इसमें दो बिंदु याद रखने हैं मुख्य रूप से, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति के संबंध में जो शक्तियां, जो कार्य है, उनके बारे में। एक तो ये याद रखना है आर्टिकल 78 का प्रावधान, किसका?
आर्टिकल 78 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रपति को सूचना दे, चाहे विधायी कार्यों से संबंधित हो चाहे प्रशासनिक कार्यों से रिलेटेड हो। सारी जो भी, या किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया है, वो मतलब जो भी बातें हैं वो सारी बातें किसको बताओ? राष्ट्रपति को बताओ, उसके मांगने पर या उसके न मांगने पर। ये सारी बातें तो किसमें लिखी हुई विद्यार्थियों? आर्टिकल 78 में लिखी हुई है। और इसके अलावा जब भी महान्यायवादी केग और यूपीएससी अध्यक्ष सदस्य या निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष या सदस्य या वित्त आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, तो उस समय भी इसकी परामर्श लेना जरूरी होता है। किसकी? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे आप सामान्यतः हम यहाँ का कोर्ट देखते हैं, लोकल कोर्ट देखते हैं अजमेर का, कोर्ट में जाते हैं तो एक तो प्राइवेट वकील होता है, एक सरकारी वकील होता है। कौन होता है? सरकार का वकील होता है वो। सरकारी वकील का मतलब क्या है? सरकार की तरफ से पैरवी करता है वो। तो उसको जैसे यहाँ पर तो एपीपी वगैरह इस नाम से पुकारते हैं। और जो राज्यों में होता है, हाई कोर्ट में जो लड़ता है, वो होता है महाधिवक्ता, एडवोकेट, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है वो, एजी। ठीक है। और इसी प्रकार जो सेंटर में होता है, केंद्र सरकार की तरफ से जो अपने मुकदमों की पैरवी करता है, केंद्र सरकार, जैसे माना कि मैंने केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, तो मेरा तो प्राइवेट वकील होगा, लेकिन सरकार की तरफ से भी तो कोई वकील आएगा ना। तो केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो वकील आता है, वो कौन आता है? महान्यायवादी आता है। और जिसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मिलता है। और राज्यों में जिस प्रकार सेंटर में महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार राज्यों में महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसे एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडवोकेट जनरल बोलते हैं। और इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में मिलता है। महाधिवक्ता का किस में मिलता है? 165 में। और 76 में किसका मिलता है? महान्यायवादी का। तो हम पढ़ेंगे इनको सबको। जैसे हम भाग 5 पढ़ रहे हैं, अब बताओ आर्टिकल 76 कौन से भाग में आएगा? भाग 5 के अंतर्गत आएगा कि नहीं आएगा? अब भाग 5 में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 52 से शुरू होता है और 151 तक आते हैं। अब बताओ 76 इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हम पढ़ा रहे हैं आपको अभी। अच्छा, केवल मीनिंग पूछ रहे थे क्या? चलो कोई बात नहीं। ये हो गया विद्यार्थियों आपका मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, है ना। अब हम लिखेंगे प्रधानमंत्री की संसद के प्रति कार्य और शक्तियां। लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, प्रधानमंत्री की, इसकी, प्रधानमंत्री संसद के संबंध में शक्तियां ऑब्लिक कार्य। तीसरा पॉइंट यही है, लिख सकते हो विद्यार्थियों आप। देखो, प्रधानमंत्री सामान्यतः निम्न सदन का नेता होता है। किसका होता है? निम्न सदन का। निम्न सदन से बोले तो लोकसभा का। देखिएगा, प्रधानमंत्री सामान्यतया संसद के निम्न सदन ब्रैकेट में लोकसभा का नेता होता है। देख लिए, देखिएगा। अब देखो, अगर हम बात करें सदन के जो सत्र चलते हैं, उन सत्रों को बुलाता कौन है? यानी कि उसको सत्राउत कहते हैं। बुलाने को क्या बोलते हैं? सत्राउत। सत्र को समाप्त करना हो, सत्रावसान। क्या बोलते हैं? अवसान। तो सत्र को बुलाना हो चाहे सत्र को समाप्त करना हो, बुलाने को तो राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। मैंने कहा ना, वास्तविक शक्तियां किसके हाथों में? प्रधानमंत्री के हाथों। इस इतने समय से तो हम पढ़ रहे थे भाई, ये सत्र को बुलाना और समाप्त करने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। लेकिन अब देखिए आप, ये वास्तविक पावर किसको है? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री कहता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के नाम से वो लेटर निकलता है। देखिएगा,
प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को संसद के, एक सदन के नहीं होते ये, है ना, संसद के सत्र बुलाने, संसद के सत्र बुलाने, सत्र बुलाने को बोलते हैं सत्राहुत, सत्र बुलाने ब्रैकेट में सत्राहुत, लिख लिए, एवं सत्र को समाप्त करने, एवं सत्र को समाप्त करने ब्रैकेट में सत्रावसान, सत्र को समाप्त करने ब्रैकेट में सत्रावसान करने से संबंधित परामर्श देता है। लिख लिया विद्यार्थियों? ओके। अब देखो, संसद के अगर हम सत्रों की बात करें तो एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन सा? एक तो बजट सत्र, एक मानसून सत्र होता है, और एक शीतकालीन सत्र होता है। कौन सा होता है? बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। लेकिन एक साल में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3। लेकिन 2 सत्र होना जरूरी होता है। एक साल में कितने? 2 सत्र होना जरूरी, यानी कि 6 माह का गैप होना जरूरी होता है विद्यार्थियों। बंद करोगे इसको? 6 माह से अधिक गैप नहीं हो सकता 2 सत्रों के बीच में, है ना। और पहला सत्र कौन सा होता है? बजट। दूसरा मानसून। इसको क्या कहते हैं? और ग्रीष्मकालीन सत्र भी कहते हैं इसको। ये शीतकालीन सत्र होता है। सबसे बड़ा सत्र ये होता है बजट सत्र, और पहला सत्र भी यही है। ठीक है, ये सारी बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इस सत्र को, जैसे माना एक बजट सत्र है, तो इसको बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री। इसको समाप्त करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। लेकिन माना कि बजट सत्र चल रहा है, और इस बजट सत्र में बैठक आयोजित होगी, माना कि 1.5 महीने तक चल रहा है या 2 महीने तक चल रहा है। कितने महीने तक? 2 महीने तक। तो प्रति दिवस इसकी बैठक आयोजित होगी कि नहीं होगी? उस बैठक की अध्यक्षता अपने अपने सदन में जो पीठासीन अधिकारी होगा वो करेगा। लोकसभा में कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति करेगा। अब लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो लोकसभा को उस दिन के लिए क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। 1 दिन के लिए कर सकता है, 2 दिन के लिए कर सकता है, 7 दिन के लिए कर सकता है, अनिश्चित काल के लिए भी उसको स्थगित कर सकता है। 2 महीने के 2 महीना बैठक आयोजित नहीं करवा तो नहीं करवाया, और 2 महीने तक अगर अनिश्चित काल के लिए जो स्थगित करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सैंडाइन। क्या बोलते हैं? सैंडाइन। लेमडक सत्र क्या होता है बहन जी? लेमडक सत्र कौन सा? अच्छा, लेमडक सत्र किसे कहते हैं बताओ? मैंने लिखा आया था आपको, इस क्लास में मैंने पढ़ाया है ये लोग। हाँ, वर्तमान लोकसभा, और जैसे माना कि अभी कौन सी चल रही लोकसभा? 18वीं लोकसभा चल रही। कौन सी चल रही? 18वीं लोकसभा चल रही। अब कौन सी आएगी इसके बाद में? 19वीं आएगी। तो 18वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के समय जो लास्ट जो सत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? लेमडक सत्र बोलते हैं। और लेमडक सदस्य किनको कहते हैं? ऐसे सदस्य जो वर्तमान में तो चुने गए लेकिन आने वाली लोकसभा के चुनाव वो हार गए, उन सदस्यों को क्या कहते हैं? लेमडक सदस्य कहते हैं। तो ये हो गए विद्यार्थियों इसके संसद के संबंध में शक्तियां और कार्य, है ना। लेमडक सत्र पढ़ाया मैंने, इनके नोट्सों में होगा, तुम आए नहीं होंगे। अब अन्य कार्य लिख लें इसके। चौथा पॉइंट लिखो विद्यार्थियों, बाद में चर्चा करेंगे। अभी मैं थोड़ा कंटिन्यू पढ़ा लेता हूँ। देखो, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य ओब्लिक शक्तियां। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त लिख लो, अन्य लिख लो, विविध लिख लो, बात एक ही है ना।
प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कार्य। देखो, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रमुख उपाधियां प्रदान की जाती है। प्रदान की जाती है, जैसे चारों नागरिक सम्मान। जैसे चारों नागरिक सम्मान, भारत रत्न। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न। फिर पद्म विभूषण। फिर पद्म भूषण और पद्म, ये चार होते हैं विद्यार्थी। चारों नागरिक सम्मान। लिखो, प्रधानमंत्री ही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जिसे मेरी बात सुनो, अमेरिका में अगर कोई हमें संधि समझौता करना है तो बात कौन करेगा? मेन बात प्रधानमंत्री करेगा, लेकिन साइन किसके होंगे उस पर? राष्ट्र एमओयू राष्ट्रपति के नाम से होता है। लिखो, प्रधानमंत्री ही भारत का सर्वोच्च नेता होता है। सर्वोच्च नेता होता है। शायद कल लिखवा दिया था मैंने आपको, प्रमुख प्रवक्ता होता है, ये लिखा दिया था। लिखो, प्रधानमंत्री ही देश का प्रमुख प्रवक्ता होता है। लिख लिया? देखो विद्यार्थी, लोकसभा के चुनाव का नाम सुना आपने? लोकसभा का चुनाव होने का मतलब है सीधा सीधा प्रधानमंत्री का चुनाव होना। अप्रत्यक्ष रूप से क्या बोल सकते हैं हम? प्रधानमंत्री का चुनाव होना ही कहते हैं। लिखिएगा, लोकसभा का जो आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के जो आम चुनाव होते हैं उसे सामान्यतया प्रधानमंत्री का चुनाव कहते हैं। लिख लिया? देखो, आपको पता है मैंने एक शब्दावली लिखाई, आम चुनाव। आम चुनाव को रेखांकित कर लो। जो प्रत्येक 5 साल बाद में चुनाव होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आम चुनाव कहते हैं। उपचुनाव का नाम सुना? उपचुनाव किसे कहते हैं? एक राजनीतिज्ञ हुए हैं विद्यार्थियों, उनका नाम है ग्लेड स्टन। क्या नाम है? तो ये ग्लेड स्टन ने प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहा वो लिख लें आप। देखो, ग्लेड स्टन के अनुसार, ग्लेड स्टन के अनुसार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी भवन की
आधारशिला है। क्या है? मंत्रिमंडल रूपी भवन, मतलब एक भवन है मंत्रिमंडल रूपी, है ना? उसकी आधारशिला कौन है? तो मंत्रिमंडल की आधारशिला प्रधानमंत्री को किसने बताया? ग्लेडस्टोन ने बताया विद्यार्थियों। क्या बताया? ग्लेडस्टोन ने बताया। देखिएगा, इनका यह कहना, इनका यह कहना अधिक, इनका यह कहना अधिक युक्तिगत प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री सितारों के बीच चंद्रमा है। प्रधानमंत्री सितारों के बीच चंद्रमा है। तो सितारों के बीच चंद्रमा प्रधानमंत्री को किसने बताया विद्यार्थियों? ग्लेडस्टोन ने बताया। और इन्होंने कहा है कि ये एक मंत्रिमंडल रूपी भवन की एक आधारशिला भी है। तो प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल रूपी भवन की आधारशिला भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री को सितारों के बीच चंद्रमा भी कहा जाता है। जैसे आसमान में सितारे होते हैं, तारे होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनके बीच में एक क्या होता है? चंद्रमा होता है, चांद होता है ना बीच में। तो उसी की बात ही इसको बताया गया प्रधानमंत्री। देखिएगा नोट, प्रधानमंत्री कई संस्थाओं का अध्यक्ष भी होता है। प्रधानमंत्री कई संस्थाओं का अध्यक्ष भी होता है। जैसे योजना आयोग। कौन सा आयोग? सर आप कहोगे, बच्चे कहेंगे योजना आयोग तो आजकल है ही नहीं सर। कोई बात नहीं, इसकी जगह नया आयोग बना दिया जनवरी 2015 में, नीति आयोग। नीति आयोग, लेकिन पहले तो था ना उस समय जब नीति आयोग बना रखा, सॉरी योजना आयोग बना रखा था, तो उसका हेड कौन होता था? प्रधानमंत्री होता था। अब नीति आयोग आ गया तो इसका हेड भी कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। इसके अलावा अंतर्राज्य परिषद, अंतर्राज्य परिषद का अध्यक्ष होता है। इंटर स्टेट काउंसिल होती है ना, उसका। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष। अब अध्यक्ष तो लिख लिया, केवल संस्थाओं के नाम ही तो लिखने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हेड होता है। एक होती विद्यार्थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद। लिख लिया? देखो, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष। लिख लिया? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का अध्यक्ष। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का प्राधिकरण का अध्यक्ष। राष्ट्रीय गंगा नदी प्राधिकरण या बेसिन प्राधिकरण का अध्यक्ष। सुरक्षा समिति लिखा दी क्या? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष। विद्यार्थियों, हमारे जो राजस्थान में यूनिवर्सिटी होती है, विश्वविद्यालय होता है, तो उनका कुलाधिपति कौन होता है सामान्य?
राज्यपाल होता है। लेकिन विधि से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है उसका अध्यक्ष राज्य का कौन होता है? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसका वो होता है कुलाधिपति, लो वाले का। और इसी प्रकार राजस्थान में कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, जैसे यहाँ बांदर बांदर सिंदरी के पास है ना एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, उसका जो कुलाधिपति होता है वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार एक यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय का जो कुलाधिपति है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। देखो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति भी प्रधानमंत्री होता है। तो भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी जिसका कुलाधिपति पीएम होता है वो यूनिवर्सिटी कौन सी विद्यार्थियों? विश्व भारती विश्वविद्यालय। देख लिया? विश्वविद्यालय को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। इसका जो कुलाधिपति, एक तो कुलपति होता है, एक कुलाधिपति भारत का पीएम होता है, जो भी पीएम बनेगा वो इसका कुलाधिपति होता है। लिखिएगा, इसको रेखांकित कर लो। इसको, इस यूनिवर्सिटी को इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में कब की गई थी? 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पश्चिमी बंगाल के शांति निकेतन नगर में की गई थी। शांति निकेतन नगर में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की विद्यार्थियों? देखो, ये भी भारत का एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। ये भी कैसी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये भी भारत की एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देख लिया? देखो, इसमें अनेक प्रकार की भाई यूनिवर्सिटी से संबंधित बहुत सारी कॉलेज होती है, ध्यान रखना। जैसे हमारी एमडीएस यूनिवर्सिटी है तो इससे संबंधित कॉलेज है कि नहीं दूसरी? जैसे माना कि अपनी जो जीसी कॉलेज है वो इससे रिलेटेड है, सावित्री कॉलेज है वो इससे रिलेटेड है, डीवी कॉलेज इससे रिलेटेड है, नसीराबाद कॉलेज है वो इससे रिलेटेड है, कुछ भीलवाड़ा की होगी, कुछ टोंक की कॉलेज हैं वो भी इससे संबंधित है, एमडीएस से रिलेटेड है। किशनगढ़ की जो कॉलेज है वो भी किससे रिलेटेड है? इससे संबंधित है। तो इससे रिलेटेड कई सारी कॉलेजें हैं, किससे? विश्व भारती विश्वविद्यालय से, जो स्नातक स्तर का डिग्री उपलब्ध कराती है, या प्रास्नातक जिसे हम बोलते हैं एमए, क्या बोलते हैं? देखिएगा, इस यूनिवर्सिटी से अनेक स्नातक और परास्नातक संस्थान संबद्ध है। जब भी आपके पास कोई डिग्री आती है, आप चाहे डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किस में पढ़ रहे हैं? डीएवी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो डिग्री के ऊपर नाम किसका लिखा रहता है? यूनिवर्सिटी का नाम लिखा रहता है। कई कॉलेज आपको पता फर्जी डिग्री देती रहती है और उनका किसी यूनिवर्सिटी से लिंक नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होती वो उसमें, इनके प्रॉपर नियम बने रहते हैं।
देख लिया। देखो, तो विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है भाई? प्रधानमंत्री होता है। देखो इसका आदर्श वाक्य, यत्र विश्वम भवत्येक भवत्ते कनिडम, ये इसका आदर्श वाक्य विद्यार्थी। यत्र विश्वम भवत्ते भवत्येक निडम। देख लिया क्या? आगे बढ़ूं? तो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय था। इसका कुलाधिपति कौन होता है विद्यार्थियों? इसके अलावा देखो मैंने बहुत सारे संस्थाएं लिखाई आपको कि किस किस का ये हेड होता है ना। देखिएगा, प्रधानमंत्री कई संसदीय समितियों का भी, संसदीय समितियां बताई थी मैंने आपको, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, नाम सुना होगा उनका। तो प्रधानमंत्री कई संसदीय समितियों का अध्यक्ष भी होता है। कई संसदीय समितियों का अध्यक्ष भी होता है, जैसे राजनीतिक मामलों की, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष, मंडलीय समिति का अध्यक्ष। लिख लिया। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष, देखो विद्यार्थियों, कैबिनेट स्तर की कोई सी भी कमेटी का गठन करें, इसका कैबिनेट स्तर की किसी भी कमेटी का गठन करते हैं और उस कमेटी में यदि प्रधानमंत्री को भी शामिल किया जाता है, किसको? प्रधानमंत्री को शामिल किया जाता है, तो स्वतः ही उस कमेटी का हेड कौन हो जाता है? प्रधानमंत्री हो जाता है। लिखिएगा, यदि प्रधानमंत्री को किसी मंत्रिमंडलीय समिति, ब्रैकेट में कैबिनेट कमेटी, मंत्रिमंडलीय समिति को क्या बोलेंगे? कैबिनेट कमेटी का सदस्य बनाया जाता है, का सदस्य बनाया जाता है, तो स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। लिख लिया विद्यार्थियों? तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद विद्यार्थी।